नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज। हमारा उद्देश्य है आपको नई नई प्रतिभाओं व राजकीय सेवा में अपना योगदान देने वाली हस्तियों से रूबरू करवाना। आज हम आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने अपना कार्य निष्ठापूर्ण व ईमानदारी से किया। अपने कार्यकाल में इन्होंने कहां सेवाएं दी, किस प्रकार रहा इनका जीवन और जीवन का परिचय, आइए सुनते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज का खास प्रोग्राम खास मुलाकात। आज हमारे साथ खास मुलाकात की कड़ी में हैं शिक्षा विभाग के वर्तमान कर्मचारी, जिस प्रकार जो अभी सेवानिवृत्त हुए हैं, श्रीमती गुरमीत कौर बेदी और इनके पतिदेव श्रीमान अवतार सिंह जी बेदी। तो ये भी प्रशासनिक सेवा में रहे हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट में। तो इन्होंने भी काफ़ी किसानों के, जिस प्रकार जो किसानों से जुड़े हुए कार्य हैं उनमें सेवाएं दी है। और मैडम ने तो बच्चों को एक शिक्षा की तरफ लाने का प्रयास किया और शिक्षित किया। आज इनके पढ़ाए हुए बच्चे कई पदों पे आसीन हैं। तो इन्होंने मतलब जिस प्रकार बच्चों के जो जीवन में एक अंधेरे से उजाले की तरफ लाने का प्रयास किया। तो मैडम, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है और आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका भी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आप जो हमारे घर आए हो और पहली बार हुआ ऐसा, पहले मैंने कभी आज तक नहीं ये सुना ना देखा कभी भी कोई मीडिया वाले हमारे पास कोई ऐसे किसी जो सेवानिवृत्त हुए उनके पास आए हों। तो ये हमारा सौभाग्य है कि आप एक मीडिया वाला एक अध्यापक के पास आए हैं, तो वो जो मेरे लिए गौरव की बात है। मैडम, आपने जैसे बच्चों को एक शिक्षित करने का प्रयास किया और उसमें आप सफल भी काफ़ी बच्चे हुए हैं। तो अगर बात करें कहाँ सेवाएं रही आप? मेरी जो फर्स्ट नियुक्ति थी वो 42 NP थी राजकीय प्राथमिक विद्यालय के अंदर। उसके बाद मैं दूसरी जगह 12 PS रही हूँ, वो भी राजकीय प्राथमिक विद्यालय था। वहाँ से मैं यहाँ शहरी इसमें 22 PS में आई और 95-90 के अंदर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के अंदर। वहाँ से फिर मैं 17 RB गई, वो भी राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय था। उसके बाद मैं शहरी क्षेत्र बालमकंद राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय रायसन नगर में सेवाएं दी अपनी। उसके बाद में 2009 के अंदर मैं 27 PS राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय लिखने वाले गई। वहाँ भी मैंने 11 महीने सेवाएं दी। मेरे होते हुए वह स्कूल सेकेंडरी स्कूल बन गया। उसके बाद वहाँ से मेरी ट्रांसफ़र होने के बाद मैं कंपलसरी राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय रायसन नगर में सेवाएं दी। 2009 के अंदर मैं कंपलसरी विद्यालय के अंदर आई और 2018 के अंदर मैं अक्टूबर 22 को मैं 22 PS राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय 22 PS में सेवा दे रही थी। अब मैं आज 31/7/2024 को मैं सेवानिवृत्त वहाँ से 22 PS से हुई हूँ। तो अगर बात करें मैडम वर्तमान की शिक्षा की और आपके समय की शिक्षा की, आप उस टाइम जैसे मतलब उस टाइम शिक्षा का काफ़ी अभाव था और मूलभूत सुविधाएं भी नहीं थी। अब वर्तमान में तो जैसे आवागमन के साधन है, विद्यालय भी काफ़ी नज़दीक थे। उस टाइम आपने शिक्षा कैसे प्रारंभ की, मतलब कैसे? उस टाइम की शिक्षा और आज की शिक्षा के अंदर बहुत फ़र्क है। ना तो कोई आने जाने की सुविधा थी, लेकिन फिर भी हमने घरों में जा के, जैसे बच्चे गांव वाले बच्चे होते थे, जैसे गांवों के अंदर ज़्यादा मेरी पोस्टिंग रही है, तो गांव के में भी लड़कियों को कम भेजना पसंद करते थे। तो उनके घर में जाके हम उनके माँ बाप को समझाते भी बच्चियों को पढ़ना भी आजकल बहुत ज़रूरी है। यदि एक बच्ची पढ़ गई तो पूरा परिवार शिक्षित और कई कुल सुधरेंगी। तो ऐसे उनको मोटिवेट करते थे जाके, फिर बच्चियों को स्कूल भेजते थे। फिर वो पीछे आते थे देखने के लिए भी हमारी बच्चियां स्कूल के अंदर बैठी हैं, सुरक्षित है कि नहीं सुरक्षित है। लेकिन वो जैसे वो आते तो हम उनको फिर भी समझाते भी, ऐसे देखो आपकी बच्ची पढ़ रही है, ये आगे जाके पढ़ेगी तो आगे शादी होगी तो बच्चे होंगे, उसका तो बच्चे को भी अपने को हैंडल कर पाएगी। यदि अनपढ़ रहेगी तो पूरा परिवार भी उनका अनपढ़ रहेगा। ऐसे बच्चियाँ यदि अनपढ़ रहेंगी तो देश का विकास कैसे होगा। तो ऐसे समझाने पर वो समझ जाते थे। और आज के जो हैं माता पिता पढ़े लिखे हैं सब, उनको बच्चे लड़के लड़कियों में कोई भेदभाव नहीं है आजकल। गाँवों के अंदर भी मेरी पोस्टिंग अब वर्तमान में रही है, तो वहाँ पे बच्चियों को बहुत ज़्यादा बच्चे माँ बाप लगाव से ही भेजते हैं। और ऐसे नहीं भी लड़कों को ज़्यादा और लड़कियों को कम, ऐसे नहीं, दोनों को बराबर तैयार करके भेजना, नाश्ता पानी बराबर बच्चों को देना। टिफ़िन में देखते थे कई बार खोल के बच्चों का, लड़के भाई बहनों का टिफ़िन बराबर होता था कई बार। तो जैसे स्कूल में रोटी बनती थी, लेकिन कई माँ बाप इतना अपने बच्चों के प्रति है जागरूक हैं कि वो अपने बच्चों को फिर भी घर से नाश्ता पानी अच्छे परोंठे वगैरह बना के दोनों को बराबर देते थे। तो मन खुश होता था भी आजकल हमारे देश के जो अनपढ़ लोग हैं वो भी शिक्षा के प्रति जागरूक हैं, जो कि अपने बच्चे और बच्ची में दोनों में भेदभाव बिल्कुल नहीं करते।
तो ये तो मैडम अगर बात करें, सरकार ने भी महिलाओं को 50% आरक्षण दिया है। हाँ जी, हाँ, तो ये बहुत खुशी की बात है, क्योंकि आज बच्चियाँ पढ़ रही हैं तो वो आगे आएंगी। क्योंकि आजकल जो पिछड़े क्षेत्र हैं वहाँ पे बच्चियाँ नहीं फिर भी नहीं पढ़ रही हैं। जैसे जैसलमेर, बाड़मेर की तरफ देखो, जो डार्क जोन वाले ज़िले हैं अपने, वहाँ फिर बच्चों को नहीं भेजते। क्योंकि हम जैसलमेर घूमने गए थे थोड़ी देर पहले, तो हमने बाज़ार के अंदर दो दिन वहाँ लगाए हैं, तो मैंने एक लड़की को वहाँ नहीं देखा बाज़ार के अंदर। तो मैंने पूछने पर मेरे को पता चला, जिसमें वहाँ होटल में ठहरे थे भी, जहाँ लड़कियों को बहुत कम बाज़ार के अंदर आने देते हैं भी। अब भी कई ऐसे ज़िले हैं जहाँ पे लड़कियों को बाहर नहीं भेजा जाता, लेकिन फिर भी बहुत सारे ज़िले अब आगे आ रहे हैं, बच्चियाँ आगे आ रही हैं। तो 50% जो गवर्नमेंट ने आरक्षण दिया है वो बहुत खुशी की बात है। इससे हमारी बच्चों में हौसला बढ़ेगा और वो आगे आएंगी और पढ़ेंगी। मैडम, आपके निजी जीवन की बात करें तो जिस प्रकार आपने अपना जो पूरा जीवन एक शिक्षा के क्षेत्र में गुजारा, और सर भी आपको एक जिस प्रकार अधिकारी के रूप में मिले, तो किस प्रकार आपका जो जीवन के बारे में क्या कहना चाहोगे? भी मेरा जीवन तो जैसे मैंने शादी के बाद बीएड की है। मैंने पहले बीए की हुई थी, उसके बाद मैंने बीएड की है। और मेरे बीएड के अंदर मेरे ससुराल वाले परिवार का और मेरे हस्बैंड का बहुत योगदान रहा है, क्योंकि ये चाहते थे कि मैं जॉब करूं। तो जॉब मेरे पास यही थी कि मैं बीएड करके टीचर लग सकती हूँ। तो मेरे को शौक़ भी था भी टीचर बनने का, क्योंकि जब मैं अनमेरिड थी तो मैं 10th के बाद पढ़ाने लगी थी प्राइवेट स्कूल के अंदर। पीलीबंगा मेरे पीयर हैं। तो उसके बाद जब मेरी शादी होगी 21 साल की उम्र में, तो मैं यहाँ आई, तो मेरे को इनको शौक़ था भी ये जॉब करे, तो मैंने बीएड की, संग्रह से मैंने बीएड की है। उसके बाद मैं 5/11/88 को वैसे मेरी नियुक्ति हुई है। तो उस टाइम प्रधान जी रखते थे पंचायत समिति के अंदर, तो मेरी फर्स्ट पोस्टिंग 42 सन पे हुई। तो बहुत अच्छा लगा, परिवार वालों का बहुत सहयोग था, जिसके कारण मैं आज जॉब अपनी पूरी भी कर पाई हूँ और बहुत अच्छी तरह जॉब, किसी टिक्का टिप्पणी के बिना मेरी जॉब पूरी हुई है। क्योंकि अगर मैडम बात करें, क्योंकि जैसे माता पिता तो बच्चे को शिक्षित करना चाहते ही हैं, लेकिन ससुराल की तरफ से जो आपको इतना सर की तरफ से भी जो सहयोग मिला कहीं ना कहीं, और आप भी इनकी जो विचारधारा थी उस पर खरा उतरे हो हमेशा, और आज आपका जो परिवार है वेल सेटल है, तो अन्य महिलाओं के लिए क्या उदाहरण देना चाहोगी? मैं यही कहूँगी भी, जो आज बच्चे पढ़ लिख रही हैं, कई बच्चे थोड़ी सी 9वीं 10वीं के बाद गलत रास्ते पर चली जाती है बच्चियाँ, क्योंकि उनको घर पे या तो गाइडेंस नहीं मिलती। स्कूल में तो हम बहुत बच्चों को, जैसे हमारे पास बहुत आजकल बैड टच गुड टच की बहुत आजकल गवर्नमेंट सरकार भी भेजते हैं हमारे पास, तो हम बच्चों को बहुत समझाते हैं। लेकिन थोड़ी बड़ी होने के बाद बच्चियाँ अपने गलत रास्ते चूज़ कर लेते हैं। लेकिन उन बच्चियों को चाहिए कि एक पढ़ने की एक उम्र होती है, लेकिन उस उम्र के अंदर यदि वो गलत रास्ते पर जाती हैं तो उनका भविष्य अंधकार में हो जाएगा। यदि वो अच्छे रास्ते पर चलती हैं, अपना नाम, अपने माँ बाप का नाम और अपने देश का नाम रोशन कर सकती हैं। इसलिए बच्चियों को हमेशा ही सही रास्ते पर चलना चाहिए और माता पिता के जो सपने हैं उनको पूरा करना चाहिए। तो हमारे साथ हैं अवतार सिंह जी बेदी सर, तो इनसे भी बात करेंगे, क्योंकि जैसे मैडम की तो ड्यूटी लगभग कई विद्यालयों में रही, और जिस प्रकार घर की जिम्मेदारी पे भी इन्होंने फोकस रखा, और अगर बात करें सर की, तो इन्होंने भी राज्य की सेवा में अपना योगदान दिया। और अगर बात करें, क्योंकि राजकीय सेवा में योगदान देना एक अलग बात है, लेकिन इन्होंने अपने जैसे ड्यूटी टाइम से अलावा भी ड्यूटी का जो निर्वहन किया, तो इनसे बात करेंगे, क्योंकि इनके पास जो एक रेवेन्यू पद था प्रशासनिक अधिकारी का, तो इसमें इन्होंने किसानों से जुड़े हुए जो काम थे वो अधिकतर जो एक्स्ट्रा टाइम दे के निकाले हैं, तो इनसे भी बात करेंगे। सर, कैसा रहा आपका, क्योंकि जैसे मैडम और आप दोनों एक मतलब प्रशासनिक सेवा में थे, तो कैसा जीवन व्यतीत, तो अपने परिचय बताइए जीवन का। जीवन का बहुत बढ़िया रहा। मेरा नाम अवतार सिंह बेदी है। मैं 9/10/1979 से राजकीय सेवा में था, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, और पहली मेरी फर्स्ट पोस्टिंग राइसनर ही रही थी। उसके बाद 1999 तक मैं लगातार राइसनर रहा था। 1999 में कलेक्टर साहब आए थे, KN गुप्ता जी, उन्होंने कुछ पूछा, मैंने उनको बता दिया, उस कारण से वो उन्होंने मेरा ट्रांसफ़र करके श्री गंगानगर ले गए। और उन्होंने जब तक मुझे कहा कि जब तक मैं रहूँगा यहाँ तुझे नहीं छोड़ूंगा, तो उन्होंने अपने सर्विस के दौरान मुझे वहाँ से ट्रांसफ़र नहीं किया राइसनर। फिर मैं वापस बड़ी रिक्वेस्ट करके 2001 में राइसनर आ गया। और जब मेरी राइसनर में पोस्टिंग थी तो कई अधिकारी मेरे आए हमारे साथ, उनको मैंने कुछ सिखाया भी और कुछ उनसे सीखा भी। के PC किशन जी थे, या गंगानगर IAS थे, रोहित कुमार जी मंडल, उनको भी मैंने सिखाया और कहा, उन्होंने मेरी प्रशंसा भी की। जब वो ट्रांसफ़र होके गए यहाँ से, तो उन्होंने कहा कि वास्तव में मुझे कलेक्ट्रेट में, तो उन्होंने मुझे खड़ा किया कि ये अवतार सिंह बेदी से मैंने सारा काम सीखा है। तो मुझे भी थोड़ा गौरव हुआ, भाई ठीक है, एक IAS अधिकारी मुझे इतना कह रहे हैं
कलेक्टर साहब ने मेरे को कहा और कहाँ है अवतार सिंह, तो मैं खड़ा हो गया वहाँ। फिर वापस राइसनर आ गया, तो राइसनर भी मैंने काफ़ी काम किया। और रेवेन्यू डिपार्टमेंट में हमें वर्क जो करना पड़ता है वो ऑफिस टाइम के अलावा भी करना पड़ता है, क्योंकि काम इतना होता है, हम छुट्टी के बिना वो काम पूरा नहीं कर सकते। कभी भी यहाँ लोकल रहने के बाद हमने ये नहीं सोचा कि शनिवार की छुट्टी है या रविवार की छुट्टी है। छुट्टी वाले दिन हमेशा हम काम करते थे ऑफिस में जा कर के, और लोकल होने के कारण हमें ये महसूस ही नहीं होता था कि घर पे है या ऑफिस में है। जब भी कोई ज़रूरत होती थी तो घर पे आ जाते थे, बस थोड़ा काम किया और फिर वापस ऑफिस में छुट्टी वाला दिन चले जाते थे। और सारी ज़िंदगी में मैंने बहुत सारे काम अलॉटमेंट के सेक्शन में भी रहा, और ये जमींदारों के जो किस्तें जमा करवाते हैं, खातिरदारी लेते हैं, उसमें भी रहा। और सुभाष चंद्र जी हमारे एसडीएम साहब आए थे, तब हम 1992 में 93 में अनूपगढ़ में कैंप भी लगाया करते थे पोंग डैम का काम भी काफ़ी किया मैंने वहाँ। सर अगर बात करें, आपके पास एक किसानों से जुड़ी हुई जिम्मेदारी का पद था, लेकिन आपका जो स्वास्थ्य है, क्योंकि आज से 4 साल पहले आपने रिटायरमेंट लिया, और स्वास्थ्य का क्या राज है, सबसे पहले ये बताइए। स्वास्थ्य का राज यही है कि ना मैं हमेशा खुश रहता हूँ, चाहे मैंने यही सीखा ज़िंदगी में, कुएं में रहो तब भी खुश रहो। और हमेशा अपनी सर्विस के प्रति ये सजग रहा हूँ कि टाइम से पहले जाओ और टाइम के बाद आओ, लेट होना नहीं, जल्दी चाहे चल जाओ, कुछ भी हो। जब मैं कलेक्ट्रेट में था गणर, तो मुझे ओएस ने एक बार मुझे पूछा भी था कि यहाँ वाले कर्मचारी तो यार 10:30 साढ़े 10 बजे तक आते नहीं है और तू 9:30 बजे आ जाता है। मैं सर, अगर मैं वहाँ से बस पकड़नी होती है मुझे, अगर एक बस लेट हो जाऊँ तो मैं लेट आऊँगा, तो फिर आपसे एक दिन सुनूंगा भी लेट क्यों आए, इसलिए मुझे 10 मिनट पहले आने में क्या जिक्र है, फ़र्क करता है। मैं हमेशा ही अपनी सर्विस में टाइम पे गया हूँ और टाइम पे वापस आता हूँ। जी, मतलब क्योंकि आपने जो अपने कार्य को एक एंजॉय के रूप में किया, उसको बोझ समझ के नहीं किया। बिल्कुल, ये सही बात है आपकी। मैं हमेशा जब भी कोई भी मेरे पास आता है हंसता रहता हूँ, मैं हमेशा दूसरों को भी हंसाता रहता हूँ। और ये मुझे कभी भी ये महसूस नहीं हुआ कि मैं एक बहुत ही जिम्मेवारी वाली सीट पे बैठा हूँ या कैसे बैठा हूँ या टेंशन में हूँ। अब भी मुझे अक्सर कहते हैं सर, जो साथ वाले साथी मिलते हैं वो अक्सर कहते हैं कि यार तू मस्त रहता है हमेशा। मैं मस्त रहेंगे तभी तो ठीक रहेंगे। अगर बचपना याद रखेंगे तो बूढ़े नहीं होंगे, अगर अपने यही याद रखेंगे भी मैं तो बूढ़ा हो गया, रिटायर हो गया, तो बुढ़ापा जल्दी आ जाएगा। तो ये देखो, आप अपने जीवन में उतार चढ़ाव देखो आते रहते हैं, लेकिन जो भी परिस्थितियां हैं उनमें एक मतलब एंजॉय के रूप में लेना चाहिए, उसको एक बोझ के रूप में नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल, ये सही बात है। हमेशा आप तो काम भी बढ़िया होता है अगर हम बिल्कुल उसको एंजॉय के रूप में लेते हैं, और अगर उसको बोझ के रूप में लेते हैं तो काम तो हमें करना पड़ता है, टेंशन और बढ़ती है, उससे बीमारियाँ भी लगती है और काम भी पूरा नहीं होता। इसलिए हमें हमेशा ही अपन जो काम कर रहे हैं उसको बिल्कुल आराम से करना चाहिए, बड़े हिस्से से, ताकि काम पूरा भी जल्दी हो जाए। सर अगर आप बात करें आपके परिवार की, तो मैडम सर्विस में थे, आप इसमें थे, तो बच्चों की देख रेख में भी काफ़ी परेशानियां रहती है, तो दोनों ने कैसे मैनेज किया, क्योंकि आज बच्चे भी आपके वेल सेटल हैं, तो किस प्रकार का रहा जीवन आपका पारिवारिक? ये हमारे जब बच्चे छोटे होते थे तो मिसेज हमारे बच्चों को अपने साथ ले जाती थी। स्कूल में जाना, बच्चों को सुबह सुबह तैयार करके साथ लेके जाना, उनका खाना वाना साथ, और साथ ही स्कूल में छुट्टी जल्दी हो जाती थी और दोपहर में मैं खाना खाने घर आ जाता था, तब हम घर पे बच्चे आ जाते थे साथ ही। उस टाइम छुट्टी स्कूलों में और बच्चों की छुट्टी जब पढ़ने लग गए तो एक बराबर होती थी, इसलिए माताजी हमारी घर पे रहती थी, और इसलिए अगर वो कभी बच्चे जल्दी आ भी जाते थे तो माताजी संभाल लेती थी, अब उसमें कोई दिक्कत नहीं आई ज़्यादा। मैडम के सेवानिवृत्ति प्रोग्राम पे सभी आपके शुभचिंतकों ने और जो स्टाफ था, आपका वह स्टाफ और शुभचिंतक सब मतलब इकट्ठे होकर सबने हार्दिक शुभकामनाएं दी। चैनल के माध्यम से उनको क्या संदेश देना चाहोगे? हम चैनल के माध्यम से यही संदेश देना चाहेंगे कि जो भी मेरे साथी हैं या इनके स्कूल के स्टाफ हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार है। ये जो हमारे यहाँ उन्होंने आए प्रोग्राम देख किया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। जी बिल्कुल। तो मैडम अगर बात करें, सर ने बताया कि आप जैसे मिलजुल के जो परिवार का एक मतलब एक अच्छी दिशा की तरफ ले जाने का प्रयास किया और आज उसमें आप सफल भी हुए हैं, तो क्या कहना चाहोगे जो आपके परिवार के लोग हैं, मिलने वाले शुभचिंतक जिन्होंने आपको हार्दिक शुभकामनाएं दी, आप क्या कहना चाहोगे? मैं उनका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, मैं आभार व्यक्त करती हूँ। और जिन्होंने मेरे साथ, अब जैसे मेरा स्टाफ तो बहुत अच्छा स्टाफ था स्कूल का, उन्होंने बहुत सहयोग किया मेरे साथ और बहुत इज्जत भी दी, सम्मान भी दिया है, उनका बहुत बहुत मैं आभार व्यक्त करती हूँ। और आप भी हमारे घर आए हो, आज पत्रकार पहली बार हमारे घर आया। आज मेरी 60 साल की उम्र हो गई है, लेकिन मैंने कभी पत्रकार हमारे घर नहीं कोई आया। ये भी मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि हम भी सेवानिवृत्ति में हम ऐसे हुए हैं
और ये खुशी की बात है। अभी अच्छा सब कुछ स्कूल में अच्छा प्रोग्राम हुआ, घर पे अच्छा हुआ, जब छोड़ने आए हैं होटल में जब रखा वहाँ भी अच्छा हुआ। लेकिन आज सबसे खुशी की बात ये है कि एक मीडिया वाले हमारे घर आए हैं, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। मैं आपका बहुत बहुत दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। लेकिन अगर बात करें मैडम, जैसे क्योंकि अभी सेवानिवृत्ति के बाद अब आपका दोनों का जो दाम्पत्य जीवन है, ये एक हमारी तरफ से भी ये शुभकामना है कि अब जो मिलजुल के आपको रहना और एक बहुत बढ़िया तरीके से जो आपने पहले जीवन बिताया है उससे भी अच्छा जीवन रहे। तो आगे का क्या लक्ष्य निर्धारित किया है अभी जो है? क्योंकि हमने देखा रिटायरमेंट होने के बाद में कई कर्मचारी राजनीति में जाते हैं, कोई अपना व्यवसाय शुरू करते हैं, आपका क्या लक्ष्य रहेगा? नहीं, ऐसे राजनीति वगैरह तो कोई हमने सोचा ही नहीं अभी तक। भी घर पे हैं, खेल ज़मीन वगैरह ले रखी है हमने, इंजॉय करना है अब ज़िंदगी का, जो बची ज़िंदगी है। भाई कोई पाबंद रह के तो बहुत काम कर लिया है ना, 60 साल तक 35 साल 8 महीने 25 दिन की सेवा की है गवर्नमेंट की। लेकिन अब ऐसा कोई है नहीं आगे, और बाकी जो भगवान ने कुछ आगे करवाना होगा कुछ ऐसा, तो वो उसका पता नहीं है। बाकी आगे वाला भविष्य भी अच्छा ही होगा। तो वहाँ की परिस्थितियाँ बताइए किस प्रकार आगे कौन सा ज़िंदगी मोड़ लेगी। तो सर, हमारे चैनल में जो आपने 10 मिनट टाइम दिया है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, थैंक यू। तो अब तक के लिए इतना ही। हम आपको गांव शहर से लेकर हर क्षेत्र की खबरों से रहेंगे अपडेट और वहां के विचारों को लेकर आपको रखेंगे अपडेट। तो देखते रहिए सूचना दर्पण न्यूज और हमारी वीडियो को लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।